हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं संसाधन भूगोल। और संसाधन भूगोल में हमारा टॉपिक है आज का भारत के संसाधन प्रदेश। विश्व के संसाधन प्रदेश अलग होते हैं और हम अब प्रादेशिक रूप में भारत के संदर्भ में रीजनल ज्योग्राफी में जैसे हम किसी प्रदेश विशेष के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो वैसे ही भारत के जो संसाधन प्रदेश है उनका हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय वस्तु है भारत के संसाधन प्रदेश। भारत के संसाधन प्रदेश। देखिए, भारत एशिया का ही एक देश है। भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, खनिज संपदा हमें काफ़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर नदियों का भी प्रकोप रहता है, झीलों, तालाबों सबका रहता है। यहाँ पर हम कहें संसाधन प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक जो वातावरण है उसके विभिन्न तत्वों, जैसे हम कह सकते हैं भूमि है, धरातलीय बनावट है, बनावट में पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है। धरातल की जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से खनिज पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं भारत में वनस्पति, यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर आपको विषुवत रेखीय वनस्पति देखने मिलती है, यहाँ पे आपको शुष्क वनस्पति भी देखने को मिलती है, पर्णपाती वनस्पति भी देखने को मिलती है, टेंगा प्रकार की वनस्पति, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, हर प्रकार की वनस्पति अपने भारत में देखने को मिलती है। यहाँ पर खनिज संपदा है। तापमान भी यहाँ पे ज़्यादा भी है और कम भी है। तापमान की दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत में हर प्रकार का तापमान देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पे तापमान हमें ऊंचा देखने को मिलता है और वर्षा की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे ही हम उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर तापमान और ज़्यादा देखने को मिलेगा कर्क रेखा पर। उसके बाद में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमें हिमांक बिंदु तक भी तापमान देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान हमेशा कम रहता है। तो आपको भारत के संदर्भ में हम देखेंगे, प्राकृतिक अगर वातावरण देखें भारत का, तो यहाँ पर अलग प्रकार के आपको देखने जो विषय वस्तु देखने को मिलती है, जिसमें हम भूमि को लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पे भूगर्भिक संरचना को लेते हैं, या हम धरातल की बनावट को लेते हैं। चाहे आप वनस्पति को ले सकते हो, चाहे आप यहाँ पे तापमान, वर्षा को ले सकते हो, चाहे तो आप खनिज संपदा को ले सकते हो। इनमें सब में अपने एक अलग ही पहचान रखता है भारत। भारत का योजना जो आयोग है उसमें वातावरण के विभिन्न कारक जो उपलब्ध हैं यहाँ पे, उसकी उपयोग और उसकी संभावना के आधार पर भारत को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है और उन 5 भागों को गौण प्रकार में यहाँ पे 14 प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से योजना आयोग ने यहाँ पर इसके जो 5 प्रदेश बताए हैं भारत के, उसको एक बार जान लो कि वो प्रदेश कौन से हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इस भारत के मानचित्र में, तो इसके जो 5 प्रदेश हैं, यहाँ पर इसके 5 प्रदेश हैं। इन 5 प्रदेशों में यहाँ पे संसाधन की दृष्टि से भारत को देखेंगे तो ये 5 प्रदेश, एक तो हिमालय वाला क्षेत्र हो जाएगा, एक तो कौन सा हो जाएगा, हिमालय वाला। ये जो मुख्य भाग है इसका हिमालय वाला, इधर ये वाला हिमालय, ठीक है, इधर भी हिमालय का कुछ भाग है। तो ये जो क्षेत्र है इसका हिमालय वाला क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ की संसाधन संपदा अलग है। यहाँ पर देखेंगे जैसे हम यहाँ पे आ गए, ये वाला उत्तर का विशाल मैदान है, इसकी देखेंगे तो अलग प्रकार के संसाधन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर प्रायद्वीपीय इस भूमि की बात करेंगे, इस प्रायद्वीपीय भूमि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अलग प्रकार के हमें खनिज देखने को मिलेंगे। या भारत के इस तटीय भूमि है, ये तटीय जो भाग है, घाट वाले क्षेत्र हैं, इसमें अलग प्रकार के हमें संसाधन देखने को मिलते हैं। या हम वो कह सकते हैं जो द्वीपीय क्षेत्र हैं,
इन द्वीपीय क्षेत्र के अंदर भी हमें बहुत सारे अलग खनिज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की भूमि है, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये तटीय घाट वाला क्षेत्र है या द्वीपीय क्षेत्र है। तो हर प्रकार का प्रदेश अपने भारत में देखने को मिल सकता है। तो इन 5 भागों में यहाँ इसको बांटा गया है। एक तो कैसे बांटा गया है, एक तो बांटा गया है यहाँ पे हिमालय संसाधन प्रदेश में, इसमें बांटा गया है हिमालय संसाधन प्रदेश, और एक बांटा गया है यहाँ पे उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, इसमें बांटा है इसको। एक बांटा है यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में, और एक बांटा है इसको पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्वी तटीय मैदान, इसमें बांटा गया है। और 5वां जो प्रकार है इसका वो है द्वीपीय क्षेत्र। कौन सा है? द्वीपीय क्षेत्र। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भारत को योजना आयोग ने कितने भागों में बांटा। वनस्पति के आधार पर भी ले सकते हो इसको, या भूमि में खनिज संपदा के आधार पर ले सकते हो, तापमान के आधार पर ले सकते हो, वर्षा के आधार पर ले सकते हो। तो इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। समझ गए बात? यानी पहला तो कौन सा हो गया, यहाँ पे हिमालय प्रदेश या हिमालय में संसाधन, ठीक है। दूसरा यहाँ उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा यहाँ प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिमी तटीय या पूर्वी तटीय मैदान, और 5वां हो जाएगा द्वीप समूह है। ये तो आपके हो गए मुख्य 5 प्रकार, ठीक है। अब इसके अंदर छोटे छोटे प्रकार हैं जिसकी हम चर्चाएं कर सकते हैं यहाँ पे, इन प्रकारों के अलग। तो यहाँ पे जो ये प्रदेश है इसको तो कहते हैं पश्चिमी हिमालय प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? पश्चिमी हिमालय प्रदेश। इसके अंदर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आता है, इसके अंदर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आता है, उत्तराखंड वाला क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यहाँ पर, इस भाग को यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ इसको कहा गया है ट्रांस गंगा का मैदान। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस गंगा का मैदान। अब देखो ट्रांस गंगा इसको क्यों कहते हैं? ट्रांस का मतलब होता है यहाँ पे गंगा पार। ट्रांस का मतलब पार, एक जगह से दूसरी जगह, यानी इसको पार करके जो क्षेत्र है वो, यानी यहाँ गंगा नदी है, इस गंगा नदी का ये बेसिन क्षेत्र है, तो इसको पार करके जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कहते हैं ट्रांस गंगा का मैदानी प्रदेश। क्या कहते हैं? यहाँ पे मैदानी प्रदेश, यानी गंगा पार मैदानी प्रदेश, यूँ भी कह सकते हो आप। फिर यहाँ पे जो ये प्रदेश है, उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पे गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। और गंगा नदी का यहाँ पे बेसिन क्षेत्र है। क्या है यहाँ पे? गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र। और इस बेसिन क्षेत्र के कारण इसको यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और इस गंगा नदी यहाँ उत्तर प्रदेश से और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल और यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है और डेल्टा बना लेती है। तो गंगा नदी को यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और तीसरा निम्न गंगा का मैदान। आपको 3 प्रदेश ये याद रखने हैं। गौण प्रदेशों में हम यहाँ पे बात करें तो ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ये मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, और ये नीचे वाला निम्न गंगा का मैदान है। तो तीनों के नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। इसका लिख लेते हैं मध्य गंगा का मैदान। क्या लिख देते हैं? मध्य गंगा का मैदान। और ये नीचे वाला जो भाग है, इस भाग को लिखते हैं यहाँ पे निम्न। ये आपको दिख रहा है इसके बीच वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं
निम्न गंगा का मैदान। ये तो बात हो गई इसकी। पश्चिमी हिमालय हमने यहाँ पे कर लिया, तो हिमालय का विस्तार भारत के अंदर ही यहाँ पर भी है। देखो, हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, यहाँ पर इस क्षेत्र में उत्तराखंड में है, जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश में इसका कुछ भाग ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल तराई क्षेत्र है। ठीक है, फिर वो नेपाल में चला जाता है, फिर यहाँ सिक्किम में है कुछ भाग हिमालय का, फिर यहाँ पर भूटान चला जाता है, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर, और नागालैंड में यहाँ अराकान-योमा, पैंगोंग-योमा पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, इसके रूप में यहाँ पे हिमालय की स्थिति है। तो इस क्षेत्र में भी यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ कहेंगे हम पूर्वी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश। पूर्वी क्यों कहा? क्योंकि भारत में इसका जो विस्तार है वो इस रूप में है। ठीक है, तो इसका पश्चिमी भाग तो ये हो गया और पूर्वी भाग ये हो गया, तो हिमालय का पूर्वी प्रदेश और हिमालय का पश्चिमी प्रदेश। तो ऐसे करके हम कितने क्षेत्रों को देख लिया है। एक तो कौन सा है, यहाँ पर ट्रांसगंगा वाला, ये पश्चिम हिमालय प्रदेश है, और यहाँ पर ऊपरी गंगा का मैदान है, और यहाँ पर मध्य गंगा का मैदान है, और ये निम्न गंगा का मैदान है। इसको यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय प्रदेश। समझ में आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पर ये जो क्षेत्र बच गया, इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, शुष्क जो मैदान है, क्या है, पश्चिमी, पश्चिमी यानी भारत का पश्चिमी भाग। ठीक है, और ये कैसा है, शुष्क है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या है, पश्चिमी, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये किसका नाम हो गया, यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये गुजरात वाला, इस गुजरात वाले क्षेत्र को यहाँ पे क्या कहेंगे, गुजरात का मैदान तथा पहाड़ी क्षेत्र। इसमें पहाड़ियाँ भी हैं, विंध्याचल की पहाड़ियों का विस्तार भी है गुजरात में। तो यहाँ पे गुजरात का मैदान तथा पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र। इसके बाद में आपको और जगह दिख रही है यहाँ पे, तो इसका नाम है यहाँ पे मध्यवर्ती, क्या कहते हैं इसको, मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है ये। तो मध्यवर्ती क्या हो जाएगा, पठारी क्षेत्र। क्या होगा, पठारी क्षेत्र। यहाँ पे मध्यवर्ती पठार हो जाएगा, तथा इसमें जो पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल वाली, पहाड़ी प्रदेश, तो पहाड़ी को भी शामिल करेंगे, पहाड़ी प्रदेश, एक प्रदेश ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपको और जगह दिख रही है, तो यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये पश्चिमी पठार का हो जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे पश्चिमी पठार, पठारी व पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में आपको ये जगह जो दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह को क्या कहेंगे, यहाँ पर इस जगह को कहेंगे पूर्वी पठारी प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्र। क्या कहेंगे, पूर्वी पठारी, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्वी पठारी प्रदेश व पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में आपको दो जगह और दिख रही हैं, यहाँ पर दिख रही हैं ऐसी, ये वाली, तो इसको तो कहेंगे, इस क्षेत्र को, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी जो तटीय मैदान है यहाँ पर, या यहाँ पे जो घाट क्षेत्र है, तो इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान व घाट प्रदेश, ठीक है। या इसका जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पे कहेंगे इसको, इसके लिए क्या कहेंगे इसको, पूर्वी
तटीय मैदान व घाट प्रदेश। घाट किसको कहेंगे? पठार की कगार को कहते हैं। घाट किसको कहते हैं? जब पठारी भूमि होती है उसका जो किनारा होता है, उसकी जो कगार होती है उसको घाट कहा जाता है। क्या कहते हैं? घाट। तो यहाँ पर ये प्रदेश हो गया आपका पूर्वी पठारी प्रदेश व पहाड़ी क्षेत्र। तो ये इसके पास में ये जो तटवर्ती मैदान है इसका पूर्वी तटीय मैदान व घाट प्रदेश ये हो गया। इसके बाद में आप द्वीपीय क्षेत्र को ले सकते हो। यहाँ पे ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो इतना करके एक और बच गया। यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। कौन सा है? दक्षिणी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिणी पठारी व पहाड़ी प्रदेश। पहाड़ी प्रदेश समझ में आ गया होगा आपको। इस मानचित्र में हमने कितने प्रदेशों को देखा? नंबरिंग लगा रहे हैं। 1 नंबर पे ट्रांस गंगा का मैदान। क्या है? ट्रांस गंगा का मैदान। दूसरा क्षेत्र वापस रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिमी हिमालय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश। और तीसरा क्षेत्र है ये यहाँ पर ऊपरी गंगा का मैदान। कौन सा है? ऊपरी गंगा का मैदान। फिर यहाँ पे 4 नंबर पे बात करें तो मध्य गंगा का जो मैदान है उसकी चर्चा कर सकते हैं। 5 नंबर पे ये वाला क्षेत्र है, ये निम्न गंगा का मैदान है। ये क्षेत्र यहाँ पर आप बांग्लादेश में देख रहे हो, लेकिन इस क्षेत्र का जो विस्तार है, केवल मैं इस तटवर्ती क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम इस प्रकार का क्षेत्र है भारत का। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार का जो क्षेत्र है, तो इसमें ये जो पश्चिम बंगाल वाला भाग है, तो पश्चिम बंगाल का यहाँ पर क्षेत्र है, असम वाला ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, यानी इन तटवर्ती जो क्षेत्र है भारत वाला, इसमें निम्न गंगा का जो मैदान है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर पे पूर्वी हिमालय प्रदेश। कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी हिमालय प्रदेश। उसके बाद में 7 नंबर पे हमने बात की पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है उसके बारे में। पश्चिमी शुष्क प्रदेश यहाँ पर है। इसके बाद 8 नंबर पे हम बात करेंगे तो 8 नंबर पे जो गुजरात का जो तटीय मैदान है, कौन सा? तटीय मैदान, और यहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको भी यहाँ पे प्रदेश में काउंट किया गया है। 9 नंबर पे मध्यवर्ती जो पठारी भाग और पहाड़ी प्रदेश हैं उनको शामिल करेंगे। 10 नंबर पे पश्चिमी पठारी जो भूमि है, पठारी प्रदेश व पहाड़ी क्षेत्र। और 11 नंबर पे पूर्वी पठारी प्रदेश व यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र। और 11 नंबर के बाद में 12 नंबर पे दक्षिणी पठारी व पहाड़ी प्रदेश हो गया। और उसके बाद में 13 नंबर पर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी तटीय मैदान व घाट प्रदेश। और 14 नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान व घाट प्रदेश। ये आपके 14 गौण प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। योजना आयोग ने भारत को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। किसमें? हिमालय में, उत्तर का विशाल मैदान में, प्रायद्वीपीय पठार में और इसके तटीय मैदान और यहाँ द्वीपीय क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, और संसाधन प्रदेश के जो गौण 14 प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? ये आपके सामने आपको दिख रहे हैं। याद कर लेना, इसको नोटबुक में नोट कर लेना। ये डायग्राम के माध्यम से हम ये देख सकते हैं भारत को कितने संसाधन प्रदेश में हम बांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम सबसे पहले यहाँ पे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हिमालय संसाधन प्रदेश की। किसकी चर्चा करेंगे? हिमालय संसाधन प्रदेश की चर्चा करेंगे। इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से वो पर्वतीय जो हिमालय पर्वत है, ये पर्वतीय क्षेत्र जो है, इसका जो हिमालय पर्वत जो क्षेत्र है या उसके समीप जितने भी पहाड़ियाँ व पठारी जो प्रदेश हैं उन तक यहाँ इसका विस्तार माना जाता है। जो हिमालय क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या है? इसके पास कोई पहाड़ियाँ हैं उसको भी शामिल किया गया है, पठारी भूमि है उसको भी शामिल किया गया है, और पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय का है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। योजना आयोग ने इसके यहाँ पर 2 प्रदेश बांटे हैं। योजना आयोग ने 2 प्रदेश कौन से बांटे हैं? एक तो पश्चिमी हिमालय और एक पूर्वी हिमालय।
भारत में इसके 2 प्रदेश बांटे हैं। 2 प्रदेश कौन से बांटे हैं? एक तो बांटा है पश्चिमी हिमालय प्रदेश और एक बांटा है पूर्वी हिमालय प्रदेश। योजना आयोग ने कहा कि जहां पर्वत है, पठार है और पहाड़ियां हैं, उन सब में यहाँ हिमालय के जितना भी क्षेत्र है उसको यहाँ पर 2 उप विभागों में बांटा जाए। तो पहला तो बांट दिया इन्होंने पश्चिम में और दूसरा बांट दिया पूर्व में। तो यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे, इसमें पॉइंट हम उठाएंगे। पश्चिमी हिमालय प्रदेश कौन सा उठा रहे हैं? पश्चिमी हिमालय प्रदेश। इस पश्चिमी हिमालय प्रदेश की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो है यहाँ पर 68,000 वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये? 68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ प्रदेश है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। ठीक है। यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इस पश्चिमी हिमालय वाले इस क्षेत्र में यहाँ पर भारत की 1.5 करोड़ यहाँ जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 1.5 करोड़ जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। कहाँ पर करती है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश में। यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है यहाँ का पश्चिमी हिमालय का 68,000 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी करती है? 1.5 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। इसके अंदर हम बात करेंगे तो हिमालय का पश्चिमी भाग आता है। हिमालय का कौन सा भाग आता है? यहाँ पे पश्चिमी भाग आता है। और संसाधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस पश्चिमी हिमालय के अंदर यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? कोणधारी वन, जिनको यहाँ पे टेंगा प्रकार के वन भी कहते हैं या टेंगा वनस्पति भी कहते हैं। कौन से वन है यहाँ पे? कोणधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों में हम बात करेंगे तो इमारती लकड़ी जो है, इमारत बनाने के लिए यहाँ पे लकड़ी का काम में लिया जाता है। कागज़ के लिए भी यहाँ पे लकड़ी को काम में लिया जाता है। तो रॉ मटेरियल किसको प्राप्त होता है? कागज़ उद्योग को होता है या इमारती लकड़ी उद्योग को यहाँ पे रॉ मटेरियल, कच्चा माल यहाँ इन कोणधारी वनों से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। कोणधारी वनों के अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले जो वन हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं चीड़ की, चीड़ का जो वृक्ष है, ठीक है, या हम बात कर सकते हैं देवदार की, तो उसकी भी अधिक मात्रा यहाँ पे देखने को मिलती है। चीड़ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, देवदार वृक्ष जो होता है वो भी चौड़ी पत्ती का होता है। तो इस पश्चिमी हिमालय में कोणधारी वन के अलावा यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वनों में चीड़ की लकड़ी वाले वृक्ष हैं और यहाँ पे देवदार हैं। तो आपको यहाँ पे संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि यहाँ पे लकड़ी उद्योग मुख्य है। यहाँ पर कोणधारी वन अधिक है जिसका यूज यहाँ पर लकड़ी काट करके इमारत निर्माण में या कागज निर्माण में किया जाता है। कोणधारी वन सबसे मुलायम प्रजाति के यानी कठोर लकड़ी का वृक्ष होता है। चीड़ और देवदार की लकड़ी कठोर होती है लेकिन वो कटने में मुलायम होती है और उस लकड़ी का यहाँ पे किसी भी प्रकार की उसको आकृति दी जा सकती है। तो इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं कोणधारी, ये एक ही प्रजाति के वृक्ष होने के कारण यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा आर्थिक दोहन किया जाता है। भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की भी अगर हम बात करेंगे तो जो टेंगा प्रकार के वन हैं, कोणधारी जो वन है, इनका यहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्थिक दोहन होता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? लकड़ी काटना। उसको लंबरजैक कहते हैं। जो लकड़ी काटने वाला व्यवसाय होता है, जो लोग होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? लंबरजैक कहते हैं। उस लंबरजैक का मुख्य व्यवसाय क्या है? लकड़ी काटना। यहाँ पे अगर हम हिमालय के संपूर्ण वनों की बात करें, कुल हिमालय के संपूर्ण वनों की बात करें, उसमें से 20% जो भाग है हिमालय में जो वनों का, वो यहाँ पर पंजाब में है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक राज्य है पंजाब, उस पंजाब में है। या यहाँ कह सकते हैं हिमालय का जो कुमाऊँ क्षेत्र है, हिमालय का कुमाऊँ क्षेत्र जो उत्तराखंड वाला पार्ट है, उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। संपूर्ण वनों का कितना प्रतिशत भाग? 20% भाग। ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर्थिक संसाधन यहाँ पर प्रमुख है। जल विद्युत के भी यहाँ पे स्रोत अधिक हैं, यानी जल विद्युत की भी संभावना सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा अधिक है, यानी जल की मात्रा यहाँ पर क्या है? उपलब्ध है। जल विद्युत शक्ति जो है वो आज की नवीनतम विद्युत शक्ति है।
ठीक है। परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है। परंपरागत तो वो है जो शुरू से चली आ रही हैं, जैसे हम कोयला कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कहें तो इस क्षेत्र में, पंजाब कुमाऊं वाले क्षेत्र में तो जल उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ पे जल सकती है। लेकिन हम हिमालय क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर भी जल विद्युत का 25% भाग केवल कश्मीर में है। जो कश्मीर हिमालय है, जो कश्मीर में हिमालय क्षेत्र है, उसके अंदर यहाँ भारत का 25% जल विद्युत शक्ति यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर इस भाग में, पश्चिमी हिमालय इस भाग में, यहाँ पे आपको चूना पत्थर भी देख सकते हो, जिप्सम भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आपको क्या देखने को मिल सकती है? जिप्सम। कोयला भी आपको देखने को मिल सकता है। शिवालिक श्रेणी में अगर बात करेंगे, 3 श्रेणियां हैं। एक तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और सबसे दक्षिणतम हिमालय जो है, इसको यहाँ पे शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक। और शिवालिक जो श्रेणी है इस हिमालय की दक्षिणतम, वहाँ पे लोहा खनिज उपलब्ध है। तो इस क्षेत्र में खनिज संसाधन भी काफ़ी है, ठीक है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर केवल समतल पठारी भूमि है, जबकि नदी घाटियाँ भी यहाँ पे हैं, जिसके अंदर समतल पठारी भूमि पर और नदी घाटियों में यहाँ जनसंख्या निवास करती है। कहाँ करती है? एक तो समतल पठारी भूमि पर, और एक जो नदी घाटियाँ हैं उनके बेसिन वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जनसंख्या है वो रहती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कश्मीर में और देहरादून में। देहरादून यहाँ इस क्षेत्र में है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो देहरादून और कश्मीर में जनसंख्या का घनत्व क्या है? सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर पश्चिमी जो हिमालय प्रदेश है उसको हम यहाँ पे 4 छोटे उप विभागों में बांट सकते हैं। किसको? पश्चिमी हिमालय को। क्यों? कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर हिमालय, इसको 4 छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हिमालय, और एक हिमाचल प्रदेश है उसका हिमालय, हिमाचल हिमालय। तीसरा यहाँ पंजाब है, पंजाब में कुछ हिमालय का भाग है, उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। और कुछ भाग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश हिमालय। तो 4 उप विभागों में या छोटे रूप में हम इसको उप प्रदेशों में विभाजित करते हैं। तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश को हम 4 भागों में कौन से बांटेंगे? एक तो उत्तर प्रदेश वाला, एक यहाँ पे हिमाचल वाला, और एक पंजाब वाला, और एक जम्मू कश्मीर वाला। तो 4 टुकड़ों में यहाँ पे पश्चिमी हिमालय प्रदेश को बांटते हैं। ये तो बात हो गई आपकी पश्चिमी हिमालय प्रदेश की। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी हिमालय प्रदेश की, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। धन्यवाद।